Student, I am Pankaj Tiwari and today I would like to explain you about the second chapter of Social Study of class 8th. The second chapter of Social Study of History is the establishment of company power. Student, I would like to explain you page number 18 and page number 19, two pages in which there is introduction headline, the Portuguese, Dutch East India Company, English East India Company. All these हेडलाइंस आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू. स्टूडेंट, मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि इंट्रोडक्शन के अलावा जो द पार्टुगीज, द डच ईस्ट इंडिया कंपनी, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ये 3 हेडलाइंस में एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ. तो उसमें मैं पहले आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि पहले से जो देखें तो इंडिया जो था, इंडिया के साथ जो है ट्रेड रिलेशनशिप हुआ करता था. जो ईस्टर्न कंट्री है, ईस्टर्न एशियन कंट्री है, वेस्टर्न एशियन कंट्री है, यूरोप है, इसके साथ ट्रेड रिलेशन हुआ करता था. और आप लोग जानते हैं इंडिया में ट्रेड जो है वो एंशियंट टाइम से ही बहुत फ्लोरिश्ड हुआ था. तो इन कंट्रीज़ के बीच जो है वो ट्रेड रिलेशनशिप हुआ करता था. और भारत से ये कंट्री जो है वो मसलिन हुआ, मसलिन के अलावा स्पाइसेस हुए, कुछ जो है प्रीशियस स्टोन हुआ, ये सारी चीज़ें जो है भारत से ये लोग ले जाया करते थे. लेकिन क्या है, टाइम टू टाइम जैसे जैसे टाइम बीतता गया, क्या हुआ कि ये जो ट्रेड था वो 3 सेंचुरीज तक, जो क्रिश्चियन एरा को देखें तो क्रिश्चियन एरा से 3 सेंचुरी तक ज़्यादा डेवलप हुआ. लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ कि ये 7 सेंचुरी आते आते ये जो मेडिटेरियन सी का जो पार्ट था या गल्फ जो था, पर्शियन गल्फ का जो पार्ट था, वो धीरे धीरे क्या हुआ, बंद कर दिया गया. जो यही रूट हुआ करता था भारत से जो है ट्रेड रिलेशन के लिए. लेकिन ये बंद कैसे कर दिया गया कि ये मुख्य रूप से जो ओटोमन एम्पायर था, ओटोमन एम्पायर का जो है साम्राज्य हो गया. और ओटोमन एम्पायर इसको जीत करके पूरी तरीके से जो है 1453 में पूरी तरीके से इसको ब्लॉक कर दिया, बंद कर दिया. और किसी भी कंट्री को इधर से आने जाने का अधिकार नहीं था. पूरा अधिकार जो है वो ओटोमन एम्पायर का हो गया. और इस तरह जो है ट्रेड रिलेशनशिप जो ईस्टर्न कंट्री से इंडिया का या ईस्टर्न कंट्रीज से वेस्टर्न कंट्रीज का हुआ करता था, वो पूरी तरीके से बंद हो गया. और वेस्टर्न कंट्रीज जो थे वो एक भारत या कह लो कि एक रूप से वैकल्पिक रूट का खोज करने लगे कि एक जो है कोई इसका और ऑप्शन मिल जाए जिससे कि हम लोग भारत पहुंच सके, उसका खोज करने लगे. और इस तरह जो है कई इन्वेंशन शुरू हुआ जिसमें पोर्टुगीज ने प्रथम प्रयास किया. अब पोर्टुगीज को मैं एक्सप्लेन करता हूं. तो पोर्टुगीज ने जो है प्रथम प्रयास किया और इस प्रयास में जो पोर्टुगीज थे वो जो है सफल भी रहे. पहले तो पोर्टुगीज में जो है वो कोलंबस निकला भारत को खोजने, और कोलंबस जो है वो ईस्टवर्ड न आकर के वेस्टवर्ड चला गया और भारत की खोज करते करते वो वेस्ट इंडीज चला गया. और वेस्ट इंडीज जाकर के उसने कहा ये जो है पश्चिमी इंडिया है, वेस्ट इंडीज है, और उसे वेस्ट इंडीज नाम दे दिया. और जो वहाँ के काले लोग थे उनको रेड इंडियन नाम दिया. लेकिन जो चीज़ खोजने गए थे, जिसका जो है डिमांड था भारत विदेशों को, या जो वेस्टर्न कंट्रीज थे, वेस्टर्न एशियन कंट्रीज थे, जिनको जो है मसलिन की आवश्यकता थी, या जो यहाँ की चीज़ें थी टेक्सटाइल, मसलिन, प्रीशियस स्टोन, जिनकी आवश्यकता थी जो यहाँ से ले जाया करते, तो वो उनको वहाँ नहीं मिल पाया. तो उनको ये संदेह हुआ कि नहीं, ये भारत नहीं है. फिर से जो भारत की खोज होने लगी. तो इस तरह जो पोर्टुगीज पायनियर देखें तो उसमें से 1498 में वास्को डी गामा जो है भारत को खोजते खोजते जो है केप ऑफ गुड होप के रास्ते से, केप ऑफ गुड होप का मतलब पूरा अफ्रीका राउंड करते हुए साउथ अफ्रीका से हो करके तब भारत में कालीकट पहुंचा. और कालीकट पहुंचा तो उस समय जो है मालाबार कास्ट पर कालीकट है वहाँ. और तब यहाँ पहुँचने के बाद जो पोर्टुगीज था वास्को डी गामा, उसने मालाबार कास्ट पर अपना जो है वो ट्रेड इस्टेब्लिश किया. और इसके बाद वहाँ ट्रेड इस्टेब्लिश किया. तो ट्रेड इस्टेब्लिश करने के बाद ये जो मालाबार कास्ट था
उस पर जो है अल्मीडा और अल्बरेक जो थे वो की जनरल्स हुआ करते थे। पूरी तरीके से क्या है, मजबूती प्रदान किया इन्होंने जो है पोर्टुगीज ट्रेड को, और ये ट्रेड धीरे धीरे जो है गोवा और दमन द्वीप तक फैला। और इस तरह केवल हम देखें तो पार्टुगीज ही भारत के खोज के लिए प्रयासरत नहीं थे। उसके बाद जो है डच ने भी जो है स्टार्ट किया, और डच जो है 1602 ईस्वी में 1602 में जो है वो भारत की खोज करते करते पहुंच गए, और डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना भारत में उन्होंने की। और डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना भारत में उन्होंने की। तो इस तरह क्या है, वो मुख्य रूप से यहाँ एक स्पाइस आइलैंड एक तरह स्पाइस आइलैंड खोजने के लिए वो निकले थे, जो कि भारत को वो स्पाइस आइलैंड के नाम से जानते थे। उनको खोजने के लिए वो यहाँ आए और स्पाइस आइलैंड को उन्होंने खोजा, और इस तरह जो है उसने अपना ये ट्रेड जो है सूरत में, भरूच में और नागपट्टनम में, कोची में, मुसलीपट्टनम में जो है उन्होंने विकसित किया, अपना जो है उसको फैलाया। इसके बाद 1658 में उन्होंने सीलोन, और पोर्टुगीज ने सीलोन को जो है वो जीता। पोर्टुगीज से जो है सीलोन को डचों ने जीत लिया, और इसके बाद जो है कहीं न कहीं जो है ये एग्रीमेंट हुआ, क्योंकि पोर्टुगीज ही नहीं, डच ही नहीं, जो ब्रिटिश थे वो सभी जितने भी विदेशी कंपनियां भारत आई थी, सबसे ये इनका जो है प्रतिद्वंदिता थी। तो इस प्रतिद्वंदिता में जो है ब्रिटिश के साथ इनका एग्रीमेंट हुआ, और एग्रीमेंट के बाद जो है वो भारत उनको छोड़ना पड़ा, और भारत को छोड़कर के वो इंडोनेशियन जो आइलैंड था वहाँ जा करके अपना जो है ट्रेड करने लगे। तो सब मिलाकर के एक तरफ से पोर्टुगीज का भारत में आना, और दूसरी तरफ से जो है डच का ईस्ट इंडिया कंपनी इस्टेब्लिश करना। तो ये दो यूरोपियन कंट्रीज थे जो भारत की खोज में भारत आए। अब तीसरा कंपनी जो है वो है इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी। इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो था वो 31 दिसंबर 1600 को एलिजाबेथ फर्स्ट के द्वारा, क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट के द्वारा एक परमिशन ग्रांट किया गया ईस्ट इंडिया कंपनी को। परमिशन ये ग्रांट किया गया कि उसने एक चार्टर बनाया, और उस चार्टर में ये कहा गया कि 15 वर्षों के अंदर जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसे जो वेस्टर्न कंट्री का ट्रेड है उस पर पूरी तरीके से मोनोपोली करना होगा, एकाधिकार बनाना होगा। ये महत्वाकांक्षा के साथ क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट ने जो है ये परमिशन ग्रांट किया। उस चार्टर के तहत जो है एक प्राइवेट ट्रेड का समूह बना, जिसे ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से जाना जाता है। अब वो ट्रेड का जो ग्रुप था मर्चेंट, इंग्लिश मर्चेंट का, वो उसका जो है एक तरीके से देखें तो जो किंग जेम्स फर्स्ट जो था उसका अम्बेसडर हुआ करता था कैप्टन हॉकिंस। उसने ये बनाया, जो फर्स्ट जो है ग्रुप बना ईस्ट इंडिया कंपनी का, जो कि एक प्राइवेट मर्चेंट का ग्रुप हुआ करता था, उसको जो है बनाने वाला जो था वो किंग जेम्स फर्स्ट का अम्बेसडर हुआ करता था। उस अम्बेसडर का नाम था कैप्टन हॉकिंस ने बनाया, और कैप्टन हॉकिंस जो है वो बनाया और भारत आता है। और भारत आने के बाद वो जो है यहाँ के मुगल एम्परर जहांगीर से अपना एक फैक्ट्री स्टैब्लिश करने के लिए जो है वो एक तरह से कह लो कि रिक्वेस्ट करता है स्टैब्लिश करने के लिए। तो उस रिक्वेस्ट में जो है मुगल एम्परर जहांगीर के द्वारा परमिशन दे दिया जाता है। एक तरफ तो परमिशन दे दिया जाता है, दूसरी तरफ हम आप लोगों को बता चुके हैं कि जो पोर्टुगीज थे वो भारत में पहले ही कब आ चुके थे, 1498 में ही भारत आ चुके थे। तो उनका जो है कहीं न कहीं उनका ट्रेड जो है वो प्रभावित होने लगा, वो अंडर प्रेशर हो गए। अंडर प्रेशर इसलिए हो गए क्योंकि अब कोई और भी प्रतिद्वंदी यहाँ आ चुका था, डच आ चुके थे, ब्रिटिश आ चुके थे। तो इस तरह जो है इनके प्रतिद्वंदी भारत आ चुके थे।
तो कहीं ना कहीं वो प्रेशराइज हो गए और ये प्रेशर जो है बढ़ता गया, इनके बीच में जो है ये प्रतिद्वंदिता बढ़ती गई। और उसमें क्या है कि 1612 ईस्वी में जो है ब्रिटिश द्वारा पोर्टुगीज को हरा दिया गया। और पोर्टुगीज जब हार गए तो जो है वहां से उनको छोड़ना पड़ा और भारत को छोड़ना पड़ा। और जहांगीर ने एक फरमान जारी किया और उस फरमान जारी जो किया उसके तहत एक तरह से आदेश दिया गया, ब्रिटिशर्स को आदेश दिया गया कि वो परमानेंटली जो है अपना ट्रेड इस्टेब्लिश कर सकते हैं। और उस परमानेंट ट्रेड इस्टेब्लिशमेंट में पहली फैक्ट्री जो है सूरत में 1630 में इस्टेब्लिश किया गया, ईस्ट इंडिया कंपनी या ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा इस्टेब्लिश किया गया। अब जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इस्टेब्लिश कर दिया गया, जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इस्टेब्लिश कर दिया गया तो उसके बाद 1650 में एक इंग्लिश एम्बेसडर भारत आया जिसका नाम था थॉमस राय। उसने मुगल एम्परर से फिर से रिक्वेस्ट किया और उसने आगरा, अहमदाबाद और बरूच में भी जो है अपनी फैक्ट्रियां लगाई और उसके लिए उसे परमिशन भी मिल गया। इसके बाद जो है ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो है मद्रास के साइड में 1639 में जो है फैक्ट्री इस्टेब्लिश किया। और ये 1639 में जो फैक्ट्री इस्टेब्लिश किया वो एक फोर्टिफाइड फैक्ट्री था, मतलब पूरी तरीके से किलेबंदी करके जो है वो फोर्ट बनाया गया था, किला बनाया गया था और उसमें फैक्ट्री इस्टेब्लिश किया गया था। और उसका नाम था फोर्ट सेंट जॉर्ज इस्टेब्लिश किया गया था, जो कि एक फोर्टिफाइड फैक्ट्री हुआ करता था। 1639 में जो है वो मद्रास में लगाया गया। इसके बाद जो है 1651 में कंपनी ने हुगली नदी के किनारे 1651 में ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी फैक्ट्री हुगली नदी के किनारे लगाया। इसके बाद 1661 में 1661 में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बॉम्बे आइलैंड जो था उसको भी हायर कर लिया, उसको भी ले लिया। किससे? चार्ल्स सेकंड से एक नॉमिनल रेंट पर ले लिया। चार्ल्स सेकंड से जो नॉमिनल रेंट पर ले लिया तो चार्ल्स सेकंड जो था वो उसे जो बॉम्बे आइलैंड मिला था उसकी वाइफ एक पोर्टुगीज थी। तो उसकी वाइफ जो पोर्टुगीज थी, पोर्टुगीजियों ने जो है पुर्तगालियों ने जो चार्ल्स सेकंड था उसको जो है ये आइलैंड जो है उसकी पत्नी के दहेज के रूप में उसको दिया था। ये बॉम्बे आइलैंड जो चार्ल्स सेकंड को उसकी पत्नी के दहेज के रूप में मिला था, जो कि उसकी पत्नी एक पोर्टुगीज थी, तो उसको दहेज के रूप में मिला था चार्ल्स सेकंड को। उसके द्वारा जो है चार्ल्स सेकंड के से जो है अंग्रेज जो थे ईस्ट इंडिया कंपनी वाले, उन्होंने उसे एक मामूली से रेंट पर, भाड़े पर उससे ले लिया। और इस तरह फिर जो है उन्होंने एक तरीके से जब देखा कि अब धीरे धीरे इनका पावर इंक्रीज करता जा रहा था तो 1698 में कंपनी ने जो है 3 गांव बसाए, वो भी विलियम फोर्ट के आसपास। विलियम फोर्ट कहाँ था? बंगाल में। विलियम फोर्ट जो था वो बंगाल में था, एक फोर्टिफाइड फैक्ट्री था। उसके आसपास 3 गांव इस्टेब्लिश करते हैं। तीनों गांव को इस्टेब्लिश किए और वो विलियम फोर्ट के आसपास हुआ करता था। ये 3 गांव और विलियम फोर्ट मिलाकर के आगे चल करके उसे कलकत्ता के नाम से जाना जाता है। वहीं जो विलियम फोर्ट था उसे कलकत्ता के नाम से जाना गया। और फिर क्या है, कंपनी सक्सेसफुल होती गई, अपना जो पावर इस्टेब्लिश करती चली गई। जो उसके प्रतिद्वंदी थे उनसे प्रतिद्वंदिता करके वो धीरे धीरे आगे बढ़ती चली गई। और इस तरह जो है उसके जो भी प्रतिद्वंदी थे उनको यहाँ से हरा करके और भारत से निष्कासित कर दिया, पूरी तरीके से भारत से भगा दिया। और इसके बाद ये जो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, भारत के जो पॉलिटिकल अफेयर्स थे अब उसमें इंटरफियर करना प्रारंभ कर दिया। तो इस तरह ये फर्स्ट वीडियो मैं यहीं ब्रेक करता हूँ। इसके बाद सेकेंड वीडियो मैं नेक्स्ट डे इसको डालता हूँ। थैंक यू, दैट्स ऑल।